दोस्तों, गाजा से बड़ी खबर आ रही है। इजरायली सेना की वापसी के साथ हमास ने 7,000 सेनानी को भेजा पैगाम, ड्यूटी में वापस आ जाओ। 5 गवर्नर भी कर दिया तैनात, बोले गद्दार और इजरायल समर्थक से आज़ाद करेंगे गाजा। बताएंगे क्या है पूरी खबर। और इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे उत्तर कोरिया का बड़ा धमाका। दुनिया को दिखाया अब तक का सबसे खतरनाक मिसाइल हवासोंग 20 ICBM, अमेरिका तक को बना सकता है निशाना। जानेंगे आखिर क्यों हो रही है चर्चा। और साथ में आपको बताएंगे वापस ले लेना चाहिए नोबेल प्राइज, मारिया कोरिना मचाडो के विरोध में क्यों उतरे मुस्लिम संगठन, क्या है इजरायली कनेक्शन। इसी के साथ अमेरिका में हाई स्कूल फुटबॉल मैच में भीषण गोलीबारी हुई। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमास ने इजरायली सेना के वापस लौटने के बाद गाजा के उन इलाकों पर फिर से कंट्रोल पाने के लिए अपने करीब 7,000 सदस्यों को वापस बुला लिया है। BBC के अनुसार स्थानीय सूत्रों के मुताबिक हमास ने 5 नए गवर्नर नियुक्त किए हैं, जिनमें से कुछ पहले हमास के सैन्य विंग के ब्रिगेड कमांडर रह चुके हैं। लड़ाकों की वापसी से जुड़ा आदेश फोन कॉल्स और संदेशों के जरिए भेजा गया, जिसमें कहा गया हम अपने सभी सदस्यों की राष्ट्रीय और धार्मिक जिम्मेदारी के तहत वापसी का ऐलान करते हैं, ताकि गाजा को गद्दारों और इजरायल के समर्थकों से साफ किया जा सके। संदेश में आगे कहा गया आपको हिदायत दी जाती है कि 24 घंटों के अंदर अपने तयशुदा स्थान पर सरकारी कोड के साथ रिपोर्ट करें। गाजा से मिली जानकारी के अनुसार हमास के सशस्त्र सदस्य अब कई इलाकों में तैनात हो चुके हैं, कुछ साधारण कपड़ों में और कुछ नीले रंग की पुलिस की वर्दी में। हमास के ये कदम किसी हद तक अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि युद्ध खत्म होने के बाद ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि गाजा पर शासन आखिर कौन करेगा। और यही मुद्दा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के दूसरे चरण में सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है, जिसमें हमास के निरस्तीकरण यानी हथियार छोड़ने की शर्त शामिल है। विदेश में मौजूद हमास के एक वरिष्ठ नेता ने इस पर सीधे तौर पर टिप्पणी करने से इनकार किया, लेकिन BBC से बातचीत में कहा हम गाजा को चोरों और इजरायल समर्थक मिलिशियाओं के हवाले नहीं छोड़ सकते। हमारे हथियार पूरी तरह जायज़ है। ये इजरायल के कब्जे के खिलाफ हमारी मुकाबले की निशानी है, और जब तक कब्जा रहेगा ये हथियार भी रहेंगे। BBC के मुताबिक गाजा में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के साथ कई साल तक काम कर चुके एक रिटायर्ड सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि उन्हें डर है कि यह इलाका अंदरूनी खून खराबे के एक और दौर में फिसल सकता है। उन्होंने कहा हमास में कोई बदलाव नहीं आया है, वो अब भी ये मानता है कि हथियार और हिंसा ही उसकी ताकत बनाए रखने का एकमात्र तरीका है। BBC का दावा है कि युद्ध विराम के बाद की इन गतिविधियों ने गाजा के लोगों में गहरी चिंता पैदा कर दी, जो पहले ही 2 साल से जारी तबाही से थक चुके हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हमास को गाजा की हुकूमत से पीछे हट जानी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, उत्तर कोरिया के लीडर, जिसे दुनिया खासकर पश्चिमी देश तानाशाह के नाम से पुकारते हैं, किम जोंग ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। शुक्रवार रात प्योंगयांग में आयोजित लेबर पार्टी की 80वीं वर्षगांठ पर परेड में उन्होंने कई नए और खतरनाक हथियारों का प्रदर्शन किया। इस परेड की सबसे बड़ी चर्चा बनी हवासोंग 20 ICBM, जो कथित तौर पर अमेरिका तक मार करने में सक्षम है। किम ने परेड में कहा कि हमारी सेना को इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई भी हमारे क्षेत्र में घुसने की हिम्मत ना करे। इस मौके पर चीन और रूस के उच्च अधिकारी भी शामिल हुए, जिससे यह साफ संदेश गया कि उत्तर कोरिया का एंटी वेस्टर्न गठजोड़ मजबूत हो रहा है। दोस्तों, बारिश के बावजूद परेड में नए हथियारों की लंबी कतार दिखाई दी। इसमें जिस हथियार की सबसे ज्यादा चर्चा थी हवासोंग 20 ICBM की, जो ठोस ईंधन से चलने वाली मिसाइल है, जिसे जल्दी लॉन्च किया जा सकता है। किम ने इस मिसाइल का जिक्र पहली बार सितंबर में बीजिंग यात्रा से ठीक पहले किया था। परेड में यह मिसाइल कवर में दिखाई दी। उत्तर कोरिया ने पहली बार हवासोंग 14 नाम की ICBM 2017 में लॉन्च की थी। हालांकि माना जा रहा है कि नई हवासोंग 20 मिसाइल अभी भी विकास के चरण में मानी जा रही है, लेकिन इसके होने से किम को अमेरिका के खिलाफ और ताकतवर दबाव बनाने का मौका मिलेगा। ये ठोस ईंधन वाली मिसाइल है, जिससे इसे जल्दी लॉन्च किया जा सकता है और दुश्मन के लिए इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा परेड में 600 mm न्यूक्लियर कैपेबल मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम,
नई ड्रोन यूनिट्स जो बिना पायलट के हमला कर सकती है, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से लैस छोटी दूरी की मिसाइल भी शामिल थे। जानकारों का कहना है कि हवासोंग 20 फिलहाल तैयार नहीं, लेकिन इसके आने से किम को अमेरिका और अन्य देशों के साथ बातचीत में मजबूती मिलेगी। इस कार्यक्रम में चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव भी मौजूद थे। इससे ये साफ संकेत मिलता है कि उत्तर कोरिया, चीन और रूस के बीच सहयोग बढ़ रहा है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में रूस को सैनिक मिसाइल और गोले भेजे हैं और इसके बदले अपने हथियारों की सटीकता में सुधार किया है। किम जोंग ने अमेरिका से बातचीत 2019 के बाद नहीं की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बैठक में रुचि दिखाई है, लेकिन किम ने साफ कहा है कि वो तभी मिलेंगे जब अमेरिका उनके परमाणु कार्यक्रम पर दबाव नहीं डालेगा। किम ने यह भी चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप पर सैन्य मौजूदगी बढ़ाई तो उत्तर कोरिया सशस्त्र कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। इस बीच दोस्तों, अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अमेरिका में लगातार हादसा हो रहा है। अभी एक दिन पहले ही अमेरिका के एक हथियार फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट हुआ था, जिसके चपेट में आने से कई लोगों की मौत भी हो गई और कई लोग लापता भी हो गए। इस बीच अमेरिका में भीषण गोलीबारी हुई। दरअसल अमेरिका के मिसिसिपी के एक कस्बे में हाई स्कूल फुटबॉल मैच के दौरान हुई गोलीबारी में कम से कम 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके अलावा करीब 12 लोग घायल हो गए हैं। मिसिसिपी राज्य के सेनेटर डेरिक सिमन्स ने एपी को बताया कि गोलीबारी लेलैंड के डाउनटाउन इलाके में हुई, जहां लोग एक फुटबॉल मैच के बाद इकट्ठा हुए थे। लेलैंड के मेयर जॉन ली ने इस घटना की जानकारी देते हुए कहा कि यह हमला मुख्य सड़क पर हुआ है। सेनेटर ने बताया कि इस घटना की जांच काउंटी शेरिफ कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, नोबेल पीस प्राइज 2025 के लिए जब वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो के नाम का ऐलान किया गया तो एक तरफ उन्हें बहुत सारे लोग बधाई दे रहे हैं, तो वहीं कई संगठन मांग कर रहे हैं कि उनसे ये पुरस्कार वापस ले लिया जाए। आखिर ऐसा क्यों है? यहां तक कि वेनेजुएला में भी उनको शांति पुरस्कार दिए जाने की आलोचना हो रही है। दरअसल देश में लोकतंत्र बहाल करवाने के लिए उनके अहिंसक तरीके से किए गए संघर्ष के लिए ही उन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं वामपंथी विचारक और राजनीतिक विरोधी इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। विरोधियों का कहना है कि मचाडो की करीबी अमेरिकी दक्षिण पंथियों से रही। अब गौर करने वाली बात यह है कि व्हाइट हाउस ने भी उनको नोबेल दिए जाने की आलोचना कर दी और कहा कि पुरस्कार देने में कमेटी ने राजनीति को शांति से ऊपर रखा है। वहीं वेनेजुएला के लोग उनको नोबेल मिलने से इसलिए खुश है कि उन्हें लगता है कि अमेरिका में उनके डिपोटेशन का रिस्क कम हो जाएगा। कई लोगों का कहना है कि मचाडो वेनेजुएला की सरकार पर विदेशी प्रतिबंधों का समर्थन करती है, ऐसे में उन्हें नोबेल नहीं मिलना चाहिए था। इस बीच अमेरिका में मुस्लिम सिविल राइट ग्रुप काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन यानी CAIR ने भी इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि नोबेल कमेटी को यह पुरस्कार वापस ले लेना चाहिए। वेनेजुएला की सत्ताधारी पार्टी के सांसद ने कहा कि मचाडो को नोबेल दिया जाना शर्मनाक है। उन्होंने विदेशी शक्तियों की मदद से देश में अस्थिरता का माहौल पैदा कर दिया। CAIR ने कहा, मचाडो इस्राएल के मुस्लिम विरोधी एजेंडे का समर्थन करती है। वो मुस्लिमों पर होने वाले अत्याचार का खुलकर समर्थन करती है। वहीं वेनेजुएला में सरकार के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट पाब्लो इग्लेसियास ने कहा कि मचाडो देश में तख्ता पलट की कोशिश कर रहे थे। वो एडोल्फ हिटलर की विचारधारा का समर्थन करती है। कहीं ऐसा ना हो कि अगले साल पुतिन और जेलेंस्की को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाए। दरअसल नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने कहा है कि वेनेजुएला में शांति से तानाशाही सरकार को लोकतंत्र में बदलने की कोशिशों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। वहीं मचाडो ने कहा कि वो ये जीत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित कर रही है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।